वीडियो का टाइटल पढ़ के जो पहला थॉट आपके मन में आया होगा वो ये कि लोग ही भाई भी अब क्लिकबेट करने लग गए। देखो, क्लिकबेट मैं पहले से ही करता आ रहा हूं, बट लेट मी टेल यू कि ये वाली वीडियो क्लिकबेट नहीं है। जी हां, मैं चाहता हूं कि आप एलओटीएम या फिर लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के डोंगवा या एनिमे को देखना बंद कर दीजिए। फिलहाल इसके 4 एपिसोड्स आ चुके हैं और क्योंकि मैंने वेब नोवेल के पहले वॉल्यूम को खत्म कर लिया है तो आई कैन क्लियरली से कि एनीमे के अंदर इन्होंने पूरी तरह से खिचड़ी कर दी है। हमें ऐसा बताया गया था कि पहले 3 एपिसोड्स की पेसिंग फास्ट होगी ताकि वर्ल्ड बिल्डिंग को जल्दी से किया जा सके और 4th एपिसोड से चीजें नॉर्मल पेस पे आ जाएंगी। लेकिन 4th एपिसोड में अभी के अभी देखा हूं, इसका भी वही हाल है। लिटरली ये लोग कहानी को उड़ा रहे हैं और इससे हो ये रहा कि व्यूअर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा और एक जो अमेजिंग वेब नोवेल है उसको वेस्ट किया जा रहा है। मुझे पहले लगता था कि हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फीनिक्स की पेसिंग बहुत फास्ट थी, लेकिन भैया एलओटीएम के सामने वो कुछ नहीं है। ये लोग तो हवाई जहाज में बैठ के उड़ गए हैं। अब देखो, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, इनका एनिमेशन काफी अच्छा है और इनके काम में इन जनरल एफर्ट दिख रहा है। मतलब हर क्षेत्र में ये लोग अच्छा कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द अडैप्टेशन पेसिंग, वहां ये लोग हग रहे हैं गंदा। क्योंकि अगर कहानी ही व्यूअर्स को समझ में ना आए तो बढ़िया एनिमेशन दे के, बढ़िया वॉइस ओवर दे के, प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छा रख के इसका क्या ही फायदा। अब इस वीडियो में मैं सिर्फ ऐसे ही वेगली कंप्लेन नहीं करने वाला हूं, ना, ये बस वीडियो का इंट्रो था। रादर मैं आपको पहले 4 एपिसोड्स में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि वेब नोवेल के अंदर है, वो चीजें इंपॉर्टेंट भी है, स्टिल इन लोगों ने उसे मिस किया है। मतलब जितना कुछ 4 एपिसोड्स में दिखाया गया है उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग 4 एपिसोड्स देख लिए हैं तो आपके लिए इस वीडियो में कोई स्पॉइलर नहीं होगा। वैसे आई एम प्लानिंग कि मैं एलओटीएम को फुली एक्सप्लेन करने वाला हूं एकदम डिटेल में, जिसके लिए मल्टीपल वीडियोस लगेंगी, वो भी लंबी वीडियोस, और फिर मैं उस पर काम शुरू कर दूंगा। क्या मतलब काम शुरू हो गया है? तो सबसे पहली चीज जो कि क्लियरली मिसिंग है वो है क्लाइन और उसकी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है। मतलब हमें पता ही नहीं लगता कि ये लोग किस तरह से जी रहे हैं इन द एनीमे, लेकिन वेब नोवेल में क्लियरली चीजें बताई गई हैं। फाइनेंशियल कंडीशन छोड़ो, हमें ये तक नहीं बताया गया है कि इस वर्ल्ड की करेंसी कैसे काम करती है। इसीलिए सबसे पहले हम करेंसी को ही समझ लेते हैं। यहाँ करेंसी में 3 चीजें हैं। सबसे पहले कॉपर पेनी, जिसे आप पेंस भी कह सकते हैं, देन सोली और फाइनली गोल्ड पाउंड। कॉपर पेनी सबसे छोटा डिनोमिनेशन है। जैसे हमारे यहाँ रुपया पैसा है तो पैसा मान के चलो, वैसा कॉपर पेनी या पेंस। और 12 पेंस मिलके 1 सोली बनाते हैं। सोली के नोट्स आते हैं जो कि 1 सोली के भी हो सकते हैं, 5 सोली तक के भी हो सकते हैं। नाउ 20 सोली मिलके 1 गोल्ड पाउंड बनाती है और गोल्ड पाउंड के भी नोट्स होते हैं जो कि 1 गोल्ड पाउंड से लेकर 10 गोल्ड पाउंड तक के हो सकते हैं। अब इनका रियल वर्ल्ड वैल्यू कितना होगा, मतलब अब मैं ऐसे बता तो नहीं सकता, लेकिन जो करंट युआन है वो 3-4 मान लो 1 पेंस की वैल्यू। और इनके वर्ल्ड से कंपेयर करें तो अगर आप टांगे गाड़ी पे बैठ के 1 किलोमीटर जाते हो तो आपको 1 पेंस पे करना होगा। अब कार्ट सिस्टम के अंदर भी अलग अलग लेयर्स हैं। लाइक 2 तरह के कार्ट होते हैं, एक जो फिक्स्ड रूट पे ही चलती है क्योंकि वो पटरी पे चलती है, मतलब वैसा सिस्टम बना दिया गया है तो उस पे ज्यादा लोग बैठ सकते हैं क्योंकि ज्यादा लोग खिंच पाएंगे उस पे। फिर एक नॉर्मल घोड़ा गाड़ी जैसा हम सबने देख रखा है, वो कहीं भी जा सकती है, तो नॉर्मल वाले की रेट ज्यादा होगी, जिसपे ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं। फिक्स्ड रूट वाली उसकी रेट कम होगी। बट इन जनरल हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर के लिए आपको 1 पेंस खर्च करना होगा। नाउ अगर आप कपड़े वगैरह खरीदते हैं, जो कि अपना मेन कैरेक्टर क्लाइन खरीदता भी है, तो हैट आपको 4 से 5 सोली की मिल जाएगी। केन की कीमत 7 से 8 सोली हो सकती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, बट जो अपना हीरो लिया था वो इसी रेंज पे थी। अब ये सब प्राइसिंग एंड करेंसी सिस्टम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सके कि मोरेटी फैमिली जो है क्लाइन की, ये कितनी ज्यादा गरीब थी इनिशियली। एनीमे के स्टार्ट में ये लोग आयरन क्रॉस स्ट्रीट के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे, जहां इनके पास शायद 2 कमरा था और इनका बाथरूम तक भी कॉमन था, मतलब लोगों के साथ शेयर था जो कि उस पूरे अपार्टमेंट में रहते थे। तब क्लाइन का बस बड़ा भाई बेंसन काम कर रहा था और तुमको पता है उसकी सैलरी क्या थी? एक वीक में 1 पाउंड 10 सोली बस। बट देन अपना क्लाइन बियॉन्डर बन के नाइट हॉक ज्वाइन करता है और वहां क्लाइन की वीकली सैलरी होती है 3 पाउंड 10 सोली। अब इसमें भी एक झोल है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि एनीमे के अंदर बिल्कुल नहीं बताया गया। बट फॉर नाउ आप ये जान लो कि क्लाइन की बढ़िया सैलरी के बाद ही ये फैमिली डैफोडिल स्ट्रीट में एक अच्छे घर में रहने लग जाती है, जहां इनके पास अपना प्राइवेट बाथरूम है। अब झोल ये है कि क्लाइन इनिशियली नाइट हॉक को एज सिविलियन स्टाफ ज्वाइन किया था। जी हां, नॉट एज अ बियॉन्डर। और ये जो नाइट हॉक है ये ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी का फ्रंट लेके काम करती है। और क्योंकि क्लाइन इनिशियली बियॉन्डर नहीं था बल्कि एक सिविलियन स्टाफ था, तो उसकी सैलरी थी 3 पाउंड 10 सोली, जिसमें 10 सोली है उसके रिस्क के लिए। फिर वो चूज किया कि वो बियॉन्डर बनेगा, मतलब अपने स्किल्स वगैरह को दिखाया था। एंड बियॉन्डर बनने के बाद भी इनिशियली वो ऑफिशियल नाइट हॉक नहीं बना
बना था तब तक उसकी सैलरी 3 पाउंड 10 सोली ही थी। लेकिन जब वो ऑफिशियल नाइट हॉक का मेंबर बना, सीक्वेंस 8 तक पहुंचा, तब उसकी सैलरी बढ़ के सीधा 10 पाउंड हो गई थी वीकली। अब क्लाइन की जो बहन मेलिसा है वो पढ़ाई लिखाई कर रही है और भैया वो बहुत ज्यादा मतलब पैसे को लेके समझती है बात और खर्च बिल्कुल नहीं करती है। उसके सामने कोई खर्च करने लगे तो वो थोड़ा हड़बड़ाने लगती है। इन शॉर्ट नोवेल के अंदर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छे से बताया गया है कि कैसे पहले ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे, फिर अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए और वॉल्यूम 1 के एंड तक तो मेड वेट भी रख लिए थे, मतलब अच्छा खासा पोजीशन पे पहुंच गए थे। लेकिन एनिमे के अंदर ये चीज नहीं है और मेरे हिसाब से ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। क्लाइन तो चलो मेन हीरो है, उसकी कैरेक्टर बन जाएगी, लेकिन मेलिसा एंड बेंसन का क्या, कुछ पता ही नहीं चलेगा उनके बारे में। अब चलो मे भी कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं करी गई, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को तो अच्छे से बताए गए हैं ना। नहीं, वो भी नहीं किया इन्होंने ढंग से। देखो, ग्रे फॉग के अंदर जो मीटिंग्स होती है उसे तो आप इंपॉर्टेंट मानोगे, राइट? वेल, वहां भी एनीमे कई चीजें उड़ा देती है, जबकि मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से क्लाइन को एम्परर रोजेल की कुछ एडिशनल पेजेस मिल रही हैं। देन ग्रे फॉग के अंदर 2 और लोग आते हैं, जस्टिस और द हैंग्ड मैन। वेल, उनकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे एनिमे में दिखाया तो गया है लेकिन बिल्कुल भी कुछ डिटेल नहीं दिया गया है। लेटेस्ट एपिसोड में आपने ग्रे फॉग के अंदर एक मॉडिफाइड रिचुअल को देखा होगा जो कि क्लाइन ही मॉडिफाई किया है और इसी रिचुअल के कारण काइंड ऑफ क्लाइन की जान बचती है इन द 4th एपिसोड, राइट? वेल, इन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि ये मॉडिफाइड रिचुअल बनी कैसे थी और इसको बनाने का मकसद क्या था। बेसिकली क्लाइन ने ग्रे फॉग के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक स्पेशल रिचुअल बनाया। इससे होगा ये कि मेंबर्स अगर गैदरिंग में नहीं भी होते हैं तो भी वो इंपॉर्टेंट मैसेज छोड़ सकते हैं। सो हाँ, इस रिचुअल का जो मेन पर्पस था वो इस ग्रे फॉग के मेंबर्स का क्लाइन तक मैसेज पहुंचाना था, स्पेशली जब वो गैदरिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगे या फिर प्राइवेटली कुछ मैसेज देना चाहते हो। ये एक ऑफलाइन मैसेज सिस्टम की तरह वर्क करता है जहां मैसेज इस ग्रे फॉग के अंदर स्टोर हो जाता है और क्लाइन इस मैसेज को तब एक्सेस कर पाएगा जब वो ग्रे फॉग के अंदर एंटर करेगा। सो यस, दिस वाज द पर्पस। लेकिन एनीमे में कुछ दिखाया ही नहीं गया, सीधा दिखाया गया कि भैया वो लोग रिचुअल कर रहे हैं जिससे क्लाइन को कुछ तो एकदम भनक लगा, जिससे वो एक लड़ाई के अंदर था वहां बच गया। कुछ समझ आया था एपिसोड 4 देख के क्या हुआ था? अब चलो, ग्रे फॉग को मे भी इन लोगों ने इग्नोर किया है लेकिन एक्टिंग मेथड वाली बात को तो अच्छे से दिखाया होगा। नोप, इससे भी उड़ा दिया। 4th एपिसोड में हमें यह दिखाया जाता है कि क्लाइन एक डिविनेशन क्लब को ज्वाइन करता है। क्लब इसलिए ज्वाइन किया ताकि वो सीयर वाले काम कर सके, अभी तो एक्टिंग होगी और पोशन अच्छे से पचेगा, राइट? रॉन्ग, क्योंकि हमें उसकी डिटेल दी ही नहीं गई कि ये सब चीज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मतलब वो बात राइट है, पोशन पचता है एक्टिंग करके, बट रॉन्ग ये है कि डिटेल नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइन को 5 पाउंड लगे थे इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए। फिर आखिर कैसे क्लाइन अपने पहले क्लाइंट को पाया था? मैं बताता हूं। क्लाइन जानबूझ के रिसेप्शनिस्ट एंजेलिका के सामने अपनी डिविनेशन पावर शो किया था जहां वो उसके इश्यूज वगैरह को बताया था। इससे एंजेलिका काइंड ऑफ इंप्रेस हो गई और क्योंकि क्लाइंट से वही इंटरैक्ट करती है, वही बताती है कि किस सीयर को आप दिखा सकते हैं, तो इस तरह से हमारे क्लाइन मोरेटी भैया को उनकी पहली क्लाइंट मिली थी और ये औरत थी एना, जिसका फियांसे जॉयस मेयर एक सी एक्सपेडिशन पे गया था, 1 महीने पहले गया है और अब तक वापस नहीं आया। यहाँ क्लाइन एस्ट्रोलैब मेथड का यूज करके ये प्रिडिक्ट कर देता है कि भैया जब तक आप यहाँ हो आपका फियांसे एक्चुअली घर पे आ गया है और ये बात सच निकलती है। इस प्रिडिक्शन के बाद ही क्लाइन की बहुत ही तगड़ी रेपुटेशन बन जाती है इन दिस डिविनेशन क्लब। नॉट टू मेंशन कि यहाँ वो एडिशनल कमाई भी करने लग गया था, मतलब उसका चार्ज था कुछ 8 पेंस फॉर 1 डिविनेशन, लेकिन ये औरत उसे 1 सोली देके जाती है। अब जॉयस मेयर भी अपना डिविनेशन करवाने क्लाइन के पास आया था और इसी दौरान क्लाइन एक बियॉन्डर क्राइम को भी सॉल्व किया था। मतलब एक ट्रिस नाम का बंदा था जो कि सीक्वेंस 8 का इनिशिएटर था और वो किसी तरह का क्राइम कर रहा था जो कि जॉयस मेयर से तो रिलेटेड था ही, तभी क्लाइन को पता चला। बट ये क्राइम सीधा अंडरवर्ल्ड वाले क्राइम से भी रिलेटेड था मित्रों, तो ये भी तगड़ी कनेक्शन थी। कौन बताएगा ये सब? दीज इवेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। अब 4th एपिसोड में आपने ये भी देखा होगा कि ओल्ड नील जो है वो रिचुअल करके 30 पाउंड कमा लेते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया बात। लेकिन ये कौन बताएगा कि वो पैसे ओल्ड नील को क्यों चाहिए थे? उनकी सैलरी बहुत अच्छी है, स्टिल वो अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए अंडरग्राउंड से कुछ मटेरियल्स खरीदते हैं। अब कुछ चीजें जो आपको चाहिए होती है वो कंपनी रीइंबर्स कर देती है, बट स्टिल देयर आर सम थिंग्स जिसके लिए कंपनी पैसा नहीं देगी, जो कि आपको अपने पैसे से खरीदने होंगे अगर आप अच्छे एक बनना चाहते हैं बियॉन्डर। और इसलिए वो 30 पाउंड के डेट में थे जिसे वो सॉल्व करते हैं इस रिचुअल के थ्रू। एक और बात यह है कि जब भी बियॉन्डर्स कुछ एक्स्ट्रा मिशन करते हैं जो कि उन्हें ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के थ्रू आती है, तो उस मिशन को करके जो उन्हें फंड मिलता है उसका आधा पैसा इनके फंड में चला जाता है और आधा उन बियॉन्डर्स को दे दिया जाता है जो कि इस मिशन को कंप्लीट किए थे। लाइक इनिशियल एपिसोड में एक किडनैपिंग वाला केस था ना
बच्चे को लाना था बचा के। हाँ, तो उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए 200 पाउंड्स मिले थे। आधा तो फंड में गया तो बचे 100 पाउंड, जिसमें से आधा मिलेगा क्लाइन को क्योंकि वो किया था, एंड आधा लेनर्ड को क्योंकि वो भी इस मिशन पे थे। वो अलग बात है कि क्लाइन को सिर्फ 10 पाउंड ही मिले थे, आइडियली 50 मिलने चाहिए थे, और ऐसा इसीलिए कि उस वक्त क्लाइन जो था वो ऑफिशियल मेंबर नहीं था नाइट हॉक का, तो उसे टोटल कमाए हुए अमाउंट का 10% मिला, यानी कि 100 पाउंड का सिर्फ 10 पाउंड। अब एपिसोड 3 के अंदर एक बड़ा सा फाइट हुआ था, राइट? वेल, उसके अंदर भी इन्होंने चीजों को उड़ा दी है। बट द वर्स्ट पार्ट इज कि कैसे इन्होंने सील्ड आर्टिफैक्ट के बारे में ज्यादा कुछ बताया ही नहीं। मतलब वहां जो हम आर्टिफैक्ट देखे थे वो शायद था 2-049 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की दुनिया में कुछ बहुत ही डेंजरस मैजिकल चीजें हैं जिन्हें हम सील्ड आर्टिफैक्ट्स कह सकते हैं। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स हैं जिनके पास पावरफुल मैजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो भैया डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अक्सर ये सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स की वजह से बनते हैं, जैसे मान के चलो कोई बियॉन्डर अपना कंट्रोल खो दिया। नाउ द रूल इज कि बियॉन्डर की पावर कभी भी नष्ट नहीं होती, ट्रांसफर होती है, तो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी जिससे ये अजीब सा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें ही हम सील्ड आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, जिनकी एक अलग तरह की नेमिंग है और उसकी क्लासिफिकेशंस भी है। कौन बताएगा ये सब? इनिशियल चैप्टर्स में ही ये सारी चीजें हमें बताई गई हैं। जैसे कि अगर कोई आर्टिफैक्ट ग्रेड 0 का है तो वो एक्सट्रीमली डेंजरस है, उनकी इंपॉर्टेंस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे ज्यादा हाई होगी। इन पे इंक्वायरी करना, इन्हें डिस्क्राइब करना, डेसिमेट करना या फिर इन पे स्पाई करना सब गलत काम है, मतलब सबके लिए सजा हो सकती है। और इन्हें सिर्फ होली कैथीड्रल के बेसमेंट में ही सील किया जा सकता है। देन ग्रेड 0 के बाद आता है ग्रेड 1 जो कि डेंजरस है, ग्रेड 0 जितना नहीं बट स्टिल हाईली डेंजरस। इन आर्टिफैक्ट्स का यूज किया जा सकता है लेकिन बहुत ही ज्यादा लिमिटेड वे में। इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस बिशप्स या नाइट हॉक्स, डीकन्स और उनसे ऊपर रैंक तक की होती है। देन आता है ग्रेड 2 जो कि अगेन डेंजरस है लेकिन ग्रेड 0 और 1 से कम। इन्हें केयर और मॉडरेशन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इन आइटम्स की क्लियरेंस के लिए बिशप या नाइट हॉक टीम के जो कैप्टन्स हैं वो दे सकते हैं क्लियरेंस कि भैया हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब सिटी सेंट्रल के जो कैथीड्रल्स हैं उसके अंदर 3 से 5 ऐसे आर्टिफैक्ट स्टोर हो सकते हैं, बाकी तो होली कैथीड्रल या डायोसीज हेडक्वार्टर्स में ही जाते हैं, ऊपर वाले सब तो उधर ही जाते हैं। फिर ग्रेड 3 भी आता है जो कि कंसिडरेबली डेंजरस है, उतना कुछ खास डेंजरस नहीं। इनकी रिक्वेस्ट सिर्फ 3 या उससे ज्यादा लोगों वाले ऑपरेशन के लिए की जा सकती है। अब अगर आप एक नाइट हॉक है या फॉर्मल नाइट हॉक भी है, उससे ऊपर लेवल के हैं, तो आप इसके लिए क्लियरेंस ले सकते हैं। अब जो इन आर्टिफैक्ट्स के नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे कि हमने देखा 2-049, वहां 2 उसका ग्रेड रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो जो आर्टिफैक्ट आप क्लाउन जैसा देखे थे अजीब सा, वो ग्रेड 2 का था, और 049 उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है। और इनिशियल एपिसोड्स के अंदर ही हमें एक आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जाता है विच इज 008, और वॉल्यूम 1 में उसका बहुत काम है, हालांकि एनिमे भी वहां तक नहीं पहुंची है, बट स्टिल इनिशियल में 008 का मेंशन तक नहीं है। तो भैया ये सारी बातें कौन बताएगा? और फिर एंटिगनस फैमिली के नोटबुक के बारे में भी इन्होंने बहुत हल्का फुल्का बताया है, जो कि नोवेल में काफी डिटेल में बताई गई है। उसकी मैं डिटेल देने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो मैं नहीं बता रहा, जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो क्लियरली बताएंगे। ओके। अब देखो, मुझे पता है कि एनिमे के अंदर कभी भी वेब नोवेल जितनी डिटेल नहीं हो सकती। हैरी पॉटर की भी नोवेल है, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं और वो सारी डिटेल्स फिल्म के अंदर नहीं है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग सारी डिटेल्स की जरूरत है भी नहीं, कुछ बहुत ही ज्यादा डिटेल चीजें होती हैं जो कि नेसेसरी नहीं होती। लेकिन आप उन डिटेल्स को मिस नहीं कर सकते जो कि कैरेक्टर डेवलपमेंट, वर्ल्ड बिल्डिंग और मेन स्टोरी लाइन से सीधे कनेक्ट होती हो। एलओटीएम की जो डोंगुआ है उसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज है, एटलीस्ट पहले 4 एपिसोड की तो बहुत तेज है। और मैं ये वीडियो 3 एपिसोड तक इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि तब तक मैंने पढ़ा भी नहीं था वेब नोवेल को, और लोग कह रहे थे कि 3 एपिसोड तक ये लोग जानबूझकर फास्ट गए हैं ताकि वर्ल्ड बिल्डिंग जल्दी हो जाए और फिर 4th एपिसोड से स्लो जाएंगे। लेकिन 4th में भी ये लोग उड़ ही रहे हैं, स्लो बिल्कुल नहीं हुए। इन शॉर्ट, मैंने इतनी फास्ट पेसिंग आज तक किसी भी एनिमे या लाइव एक्शन मूवी की नहीं देखी है, एंड दैट इज वाई मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। यहाँ लिटरली इंपॉर्टेंट बातों को डोंगुआ या एनिमे से गायब कर दिया गया है, और उनमें से कुछ बातें मैंने आपको वीडियो में भी बताई है। आप जान के समझ गए होंगे कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ मैंने कई बातें आपको नहीं भी बताई है जो वेब नोवेल के पगलूज होंगे कमेंट्स में ऑलरेडी लिखने लग गए होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मत देखो एलओटीएम, क्योंकि ये लोग वेब नोवेल को रूइन कर रहे हैं। ये लिटरली पीक फिक्शन है, लेकिन इसको जस्टिस नहीं मिल रहा। हाँ, एनिमेशन क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छी है, लेकिन भैया पेसिंग बहुत खराब। देन द क्वेश्चन इज कि फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? एलओटीएम जानना तो है, तो एनिमे देखे या वेब नोवेल पढ़े? वेल, आप पहले इसकी वेब नोवेल को पढ़ लो, ठीक है? वो जब आप पढ़ लोगे उसके बाद डोंगुआ देखोगे या एनिमे देखोगे
तो आपको फिर सब कुछ समझ में आएगा और मजा भी आएगा। लेकिन नोवेल की एक वॉल्यूम में 2000 से ज्यादा पेजेस हैं और ऐसे 9 वॉल्यूम्स हैं, तो कौन पढ़ेगा इतना? वेल, तुम्हारा भाई पढ़ेगा। इनफैक्ट पढ़ लिया, एक वॉल्यूम पढ़ लिया, दूसरे पे आ गया तुम्हारा भाई, और अब तुम्हारा भाई एक्सप्लेनेशन भी लेकर आएगा। तो हाँ, एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड रहने वाली है, सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोग जानेंगे। पहली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग काफी ज्यादा कवर करेंगे, बड़ी सी वीडियो होगी, और मेरा प्लान रहेगा कि एक वॉल्यूम को हम लोग 4 वीडियोस के अंदर निपटा दे। फिर इन वीडियोस को देखने के बाद जब तुम डोंगुआ को देखोगे तो चीजें बहुत अच्छे से क्लिक करेगी, समझ में आएगा सब कुछ। लेकिन भैया ऐसे फ्री में नहीं लाता मैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है? पैसे नहीं मांग रहा, बस लाइक्स मांग रहा हूं, कमेंट्स मांग रहा हूं। जी हां, 10K लाइक्स कर दो और 1000 कमेंट्स कर दो कि एक्सप्लेनेशन चाहिए LOTM की, फिर हम इस पे काम भी शुरू कर देंगे। क्या मतलब, काम शुरू हो गया है? तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।